NH80 जो बिहार के मुंगेर, भागलपुर, कहलगांव होते हुए झारखंड के साहेबगंज से लेकर बंगाल के फरक्का तक है। लेकिन जो कहानी आज हम आपको दिखा रहे हैं वो भागलपुर सबौर के कहलगांव पीरपैंती तक की है। यह मार्ग पहले राजकीय उच्च पथ था जिसे 2001 में NH का दर्जा मिला। 310 किलोमीटर लंबे इस सड़क से बिहार के मुंगेर, भागलपुर, झारखंड के मिर्जा चौकी, साहेबगंज, बंगाल के फरक्का समेत कई शहर व इलाके जुड़े हैं। वर्तमान स्थिति की बात करें तो घोघा से कहलगांव तक खूनी गड्ढे बने हुए हैं जहां लगातार ट्रक और वाहन पलट रहे हैं। बारिश के बाद तो NH खेत बन चुका है। ट्रकों के फंसने और गुल्ला टूटने के बाद लगातार जाम से जूझना पड़ता है। इस रास्ते से 30,000 वाहन हर रोज चलते हैं। स्कूल बसें चलती हैं, हर किसी को इसका दर्द झेलना पड़ता है। हाल में ही इसी सड़क में गड्ढे में मछली भरी पिकअप पलट गई थी, जिसके बाद तालाबनुमा गड्ढे में ग्रामीण व बच्चों ने जमकर मछलियां पकड़ी। हर रोज इस NH से सफर करने वाले कहलगांव अनुमंडल निवासी नवीन कुमार सरकार के प्रति आग बबूला दिखे। उन्होंने कहा कि उम्मीद नहीं है कि अब यह बनेगा, सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ है, जांच हो तो पता चल जाएगा। सांसद 2 साल में अब क्या कर लेंगे। बारिश के मौसम में इस रास्ते में जान जोखिम डालने जैसा है। NH80 किनारे घोघा के ही रहने वाले भागलपुर सांसद अजय मंडल जब चुनाव लड़ रहे थे तो उनका बयान था कि 90 दिनों में NH80 दुरुस्त होगा। उसके बाद फिर बनने के नाम पर पिचिंग हुआ, जो महीने भर में फिर उसी अवस्था में पहुंच गया। करूंगा इस रोड को जितना जल्दी हो सके आप ऊपर तक पहुंचाइए। इस रोड में जितना परेशानी कहलगांव अनुमंडल के निवासी को हो रहा है शायद ऑल इंडिया में कहीं किसी को नहीं होता हो। क्या लगता है बन पाएगा? ये तो यहाँ तो बनने का उम्मीद क्या बोलते हैं हम लोग तो सोच रहे हैं कि अगर बन जाए तो स्वर्ग से भी सुंदर हो जाएगा, लेकिन बनने का कोई उम्मीद नहीं है इस रोड का। हर बार वही पिचिंग होता है, सिक्का वर्क कर दिया, रिपेयरिंग माल उठा के रख लेता है। जब भ्रष्टाचार तो खुलेआम है ना। इस रोड का कहाँ नहीं गया होगा, कहाँ सोया हुआ है नेता लोग। NH80 का काम जो है हमें उम्मीद है कि अगले महीना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन बरसात को लेकर के कुछ प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि बरसात के समय में जैसे कि मिट्टी का नहीं मिलना हो जाएगा और पानी के कारण उनका मशीनरी काम नहीं करेगा, कॉन्ट्रैक्टर का लेबर काम नहीं कर सकेगा, तो बरसात भर तो काम बंद रहेगा। लेकिन NH80 मेरा चालू रहेगा, फुल मेंटेनेंस में रहेगा। कब तक पूरा हो? कब तक ये शुरू हो सकेगा? लगभग क्या उम्मीद? हमको लगता है कि बरसात के बाद काम शुरू करना, काम शुरू हो जाएगा, बड़ा स्पीड से शुरू हो जाएगा। कितने की लागत लग रही है इसमें 1,000 करोड़ से लगभग अधिक का लागत। क्या उम्मीद करते हैं अब दुरुस्त NH मिलेगा भागलपुर वासी को? इतना दुरुस्त मिलेगा कि फिर इस NH पर 25 साल तक सोचना नहीं कि इतना मजबूती के साथ बन रहा है। 4 लेन का भी काम चल रहा है आपके रीजन में? 4 लेन का भी काम चल रहा है। और उसका काम कितना तेजी से चल रहा है? अब पूरा काम तेजी से चल रहा है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब तो लोग 4 लेन का यूज भी कभी कर लेते हैं। लोग जिन्हें लगता है कि उधर से स्पीड से निकालना, तो मिट्टी वाला रास्ता इतना सुंदर बना दिया गया कि लोग उससे भी अपना रास्ता तय कर लेते हैं। अब सांसद कह रहे हैं कि NH80 का काम अगले महीने शुरू हो जाएगा। बरसात में थोड़ी परेशानी होगी, लेकिन बरसात के बाद काम में तेजी होगा और NH80 ऐसा बन जाएगा कि 25 साल तक सोचना नहीं पड़ेगा। इसके बनने में 1,000 करोड़ की लागत आएगी। भागलपुर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने कहा कि NH80 के लिए 2 पैकेज में काम होना है। टेंडर हो चुका है, एजेंसी भी आ चुकी है। मेजर समस्या फॉरेस्ट क्लियरेंस को लेकर आ रही है। प्रोसेस चल रहा है, क्लियरेंस के बाद एजेंसी काम करेगी। सबौर के बाद से कहलगांव तक गड्ढों को भरने की जरूरत है। कार्यपालक अभियंता से इसको लेकर बात की गई है। 10 दिन के अंदर सभी गड्ढे भर दिए जाएंगे। एक दूसरा जो हम लोगों का पुराना NH80 है, जो मुंगेर से मिर्जा चौकी तक जो एग्जिस्टिंग अलाइनमेंट है, उसमें भी भागलपुर जिले में 2 पैकेज में काम होना है। दोनों में टेंडर हो गया, पिछले साल ही हुआ था, लेकिन फिर कैंसिल करना पड़ा मिनिस्ट्री को, फिर से टेंडर हुआ है। और जो बाईपास, भागलपुर बाईपास से जो कहलगांव, पीरपैंती, मिर्जा चौकी तक काम करेगी, वो एजेंसी भी आ गई है। इसमें मेजर समस्या है फॉरेस्ट क्लियरेंस को लेकर के। प्रोसेस चल रहा है, स्टेट लेवल से ये आगे फॉरवर्ड कर दिया गया है, जैसा मुझे कार्यपालक अभियंता ने बताया है। इसमें फॉरेस्ट क्लियरेंस मिलने के बाद जो है वो एजेंसी काम शुरू करेगी। एजेंसी के पदाधिकारियों ने भी और कार्यपालक अभियंता ने भी मुझे आश्वस्त किया है
लेकिन हम लोगों ने अनुरोध किया और जो एजेंसी के सीनियर ऑफिसर एमडी वगैरह आए हुए थे और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एनएच भी थे, तो हम लोगों ने बताया कि कहलगांव सबौर के बाद से कहलगांव तक रास्ता काफ़ी जर्जर है, उन गड्ढों को भरने की ज़रूरत है। तो उन्होंने आश्वस्त किया है कि इसी सप्ताह से जो है वो उस गड्ढों को भरने का काम शुरू कर देंगे ताकि कोई दुर्घटना नहीं हो और लोगों को कम से कम जो है वो कष्ट हो। ये हम लोग इंश्योर कराएंगे कि अगले 10 दिन में उन गड्ढों को भर दिया जाए। सारा चीज़ हो गया है, वो फॉरेस्ट क्लियरेंस वगैरह उसमें कोई कठिनाई नहीं है, उसके कारण कोई काम अवरुद्ध नहीं है। उसकी जो प्रक्रिया होती है बिहार सरकार कर रही है और बिहार सरकार का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उनको बात हो गई है। क्या लगता है परेशानी लोगों की दूर होगी अब एनएचएससी जो निश्चित रूप में जो परेशानी है अब परेशानी से दूर होगी। इतना बड़ा सड़क जो यहाँ मुंगेर से बांका आपको मोकामा से लेकर के और मिर्जा चौकी तक, ये मिर्जा चौकी तक की सड़क बन रही है और इस सड़क को बनने में अब कोई बाधा नहीं है। सारी बाधाएं समाप्त करके माननीय गडकरी जी ने उस दिन उसका शुभारंभ शिलान्यास वैशाली हाजीपुर में किया, काम भी शुरू हो गया है। भागलपुर के बरारी थाना क्षेत्र के सुर्खीकल मोहल्ले में किराए के मकान में रहकर पीजी की पढ़ाई करने वाले दिव्यांग छात्र संतोष कुमार ने गले में फांसी का फंदा डालकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मकान मालिक और मोहल्ले वालों को घटना की जानकारी उस समय मिली जब घर के कमरे से दुर्गंध आने लगा, जिसके बाद आसपास के लोग और मकान मालिक ने जाकर देखा तो कमरा अंदर से बंद था और युवक पंखे से लटका हुआ था। मृतक युवक झारखंड के गोड्डा जिला का रहने वाला था और यहाँ पिछले 1.5 साल से रहकर पढ़ाई करता था। मकान मालिक का कहना था कि वो कब आता था और कब जाता था इसका उन लोगों को पता नहीं था। वहीं इसके एक मामा जो MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं वो भी साथ में रहते थे। वहीं ये घटना क्यों हुई उन लोगों को पता नहीं। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन में जुट गई। 1 महीना से वो लड़का यहाँ नहीं था, हाँ, लेकिन कब नीचे में रहता है, कब चला जाता है, कब आता है जानकारी नहीं है। वो कंपटीशन का तैयारी करके वो मामा के साथ रहता है। उनका मामा मेडिकल कॉलेज में MBBS का पढ़ाई कर रहा है और वो मामा और भगना दोनों साथ रहता था। उसके बाद हमारा तबीयत ख़राब था, हम तो ऊपर में थे, नीचे में आज सवेरे पता चला कि वो वहाँ से महक आ रहा, बस इतने जानते। क्या हुआ है जी? आप ये मकान आपका है जी? क्या नाम हुआ आपका? कब से आप देखे थे इसको, कब देखे थे लास्ट? हम तो उसको देखे थे मतलब मैंने 1 महीना पहले। हरदम उसका नौकरी लगने वाला था, वो बोलता था कंकर बहुत। कितने साल से ये रह रहा है यहाँ? लॉकडाउन के घर चला गया था, लॉकडाउन के बाद से वो 1.5 साल से रहता है। क्या नाम है लड़का का? संतोष कुमार नाम जानता है। और इसके मामा का नाम? मामा का नाम अमरजीत है। घर कहाँ है इसका? अमरजीत का घर तो बरियारपुर के बगल में कोई बात या ऐसे कुछ है, वो अभी लड़का आ रहा है। और इसका घर कहाँ है संतोष का? संतोष का घर गोड्डा है, लेकिन ये नाना के घर में रहता है बरियारपुरे में से। अच्छा, तो कितना उम्र होगा लगभग इस लड़के का? 26 वर्ष में। क्या चीज़ का पढ़ाई करता था ये? पीजी किस में? पैर से वो विकलांग। किस डिपार्टमेंट में? अच्छा ठीक है। आपका नाम क्या है? हमारा नाम जनार्दन मंडल है। दहेज लेने को लोग अपना स्टेटस समझते हैं। बिना दहेज शादी को लोग अपनी शान के खिलाफ समझते हैं। आए दिन कोई न कोई बेटी दहेज की समस्या को लेकर मौत की बलि चढ़ती रहती है। जहां एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री दहेज प्रथा समाप्त करने के खिलाफ समाज सुधार यात्रा के बहाने समाज को जागरूक करते रहते हैं, ऐसे में सदियों से इस गांव के आदिवासी लोग बिना दहेज के शादी कर लोगों को आईना दिखा रहे हैं। सदियों से लोगों के लिए उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। आदिवासी समाज में आज भी बिना तिलक दहेज के शादी हो रही है और इस समाज में वर पक्ष ही कन्या पक्ष को शगुन देते हैं। सदियों से बिना तिलक दहेज के शादी विवाह करने की परंपरा आज भी आदिवासी समाज में कायम है। अन्य वर्गों के लिए ये समाज प्रेरणादायक बना हुआ है। कहलगांव धनोरी के विजेंद्र टुडू की बेटी से सनहौला की बेटी की शादी तय हुई थी। बारात पहुंची, फिर रस्मों को निभाया गया। यहाँ हमने देखा कि आज भी आदिवासी समाज में बिना दहेज के शादी की रस्म पूरी की जाती है। आदिवासी समाज में अमीर से अमीर घराने में बिना तिलक दहेज की शादी की जाती है। वर पक्ष जब कन्यावरण के लिए उसके गांव बाराती स्वरूप पहुंचते हैं तो वर पक्ष बारातियों को अपने खर्च पर ही खाने पीने की व्यवस्था करते हैं ताकि कन्या पक्ष को किसी प्रकार की परेशानी ना हो।
वर पक्ष शादी के समय जब कन्या पक्ष के दरवाजे पर बारात लेकर पहुंचते हैं, शादी की रस्में शुरू हो जाती हैं, तब वर पक्ष की ओर से 3 साड़ी 5 रुपये उपहार के तौर पर कन्या पक्ष को दिए जाते हैं। ये उपहार इसलिए दिया जाता है क्योंकि वर पक्ष कन्या पक्ष का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने अपने जिगर का टुकड़ा पाल पोस कर उन्हें हमेशा के लिए दान दे दिया। बारातियों का पेड़ के नीचे या साधारण समियाना के नीचे जनवासा होता है। रात भर बाराती जनवासा में रहते हैं। लड़की वाले के दरवाजे पर दस्तक तक नहीं देते हैं। सुबह को अगुआ के द्वारा लड़की वालों को बाराती आने की सूचना दी जाती है। सूचना पाकर शादी के लिए वो लोटा भर पानी लेकर बारातियों के समीप आते हैं। तब समाज के विधि विधान के अनुकूल आगे की रस्म पूरी की जाती है। बताया जाता है कि बांस के बने डाली में कन्या को उठाकर लाने की परंपरा रही है। डाले में लड़की को सिंदूर डाला जाता है। दहेज के लिए वर पक्ष के लोग कन्या पक्ष से कभी डिमांड ही नहीं करते। केवल शादी के दिन कन्या पक्ष के लोग गांव में खान पान के लिए निमंत्रण देते हैं। उस वक्त गांव के लोग संदेश के रूप में डलिया, चावल, सब्जी, दाल सहयोग के रूप में देते हैं ताकि कन्या पक्ष को खिलाने पिलाने में भार ना हो। हम लोग आपस संथाल समाज में लड़की को दहेज नहीं देते हैं, नहीं, लड़का को दहेज नहीं देते हैं। लड़की को ही यानी कि हम लोग जो भी चले उतना यानी एक तरह हाँ वो देकर लड़की को लाया जाता है। हम लोग दहेज नहीं देते हैं ना। दबाव भी कभी किसी का नहीं, दबाव रस्म ही नहीं है। हम लोगों आदिवासी में रस्म ही नहीं है दहेज का जी। और दूसरी है क्या, सिंदूरदान के बाद दूसरे दिन हम लोगों में गिड्डी चिमौड़ा आता है। गिड्डी चिमौड़ा मतलब पहले प्रदान करेंगे। प्रदान करने के बाद हर गांव हर घर से उनको 1 रुपया 2 रुपया ये मतलब यथाशक्ति जितनी शक्ति है देने का सबको दिया जाता है। अगर यदि हो तो लड़का को बर्तन, लड़की को बर्तन, गिलास, कटोरा जो भी जितना अपना आदमी मतलब चलने का है उतना वो देता है। हम लोग संथाल में देखिए दहेज लेना अपराध है, जो हम लोग नहीं लेते हैं दहेज, ठीक है। और शादी तो देखिए सिंपल होता है, ऐसे तो बहुत ही मने कि लंबा चौड़ा होता है। जैसे 5 दिन का होता है शादी, किसी किसी 6 दिन का भी चल जाता है। और लड़का तरफ से आता है उधर से खाना पीना वो लोग का हम लोग यहाँ से नहीं देते हैं। जो मने कि जारन सब ये सब देते हैं, कढ़ाई सब। और वो लोग जी हाँ, सिंदूरदान हम लोग में बहुत बड़ा डलिया आता है, उसमें लड़की को बैठा करके उसमें सिंदूरदान किया जाता है। ये परंपरा अन्य दूसरी शादियों में भी अपनाई जाती है ताकि बेटी की शादी होने से पिता को राहत मिल सके। इससे आपसी भाईचारा और प्रेम भी कायम रहता है। वहीं सबसे बड़ी बात है कि दहेज की बात को लेकर आज तक इस समुदाय में शादी नहीं टूटी है। भागलपुर के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के कासिमपुर वार्ड संख्या 9 के नाथ बाबा स्थान के समीप देर रात अपराधियों ने एक किशोर को गोली मारकर घायल कर दिया। घायल की पहचान कासिमपुर गांव निवासी विजय दास के 17 वर्षीय पुत्र जादू कुमार दास के रूप में हुई है, जिसको अपराधियों द्वारा बाएं घुटने में गोली मार दी गई। परिजनों ने आनन फानन में युवक को इलाज के लिए सुल्तानगंज के रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए उसे भागलपुर मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया। जख्मी युवक जादू कुमार दास ने बताया कि वो घर के बाहर नाथ बाबा मंदिर में बैठा था। इसी दौरान 3 युवक हथियार लहराते हुए आए और उस पर 3 गोलियां चलाई। एक गोली उसके पैर में लग गई। गोली की आवाज़ सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे, तब तक अपराधी वहां से फरार हो चुका था। घटना की जानकारी मिलते ही सुल्तानगंज थाना पुलिस अस्पताल पहुंचकर युवक का बयान दर्ज कर मामले की छानबीन में जुट गई। भागलपुर सिविल कोर्ट मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कोर्ट ने एडीएम राजेश झा राजा पर एक नालसी मुकदमा दायर किया गया है। भागलपुरी साक्षक निवासी परिवादी अमरिंदर तिवारी द्वारा सिविल कोर्ट में अधिवक्ता आलय बनर्जी के माध्यम से सीजीएम कोर्ट में एडीएम राजेश झा राजा सहित 5 लोगों को नालसी मुकदमा में सीजीएम कोर्ट में अभियुक्त बनाया गया है, जिस पर एडीएम ने बताया कि उनके ऊपर और अन्य 5 लोगों पर जो केस किया गया है वो पूरी तरह से गलत है। मामला उनके कोर्ट में आया था, जिसमें दोनों पक्षों को नोटिस दी गई थी और एक पक्ष कोर्ट में हाजिर हुए थे और सभी कागजातों की जांच कर फैसला दिया गया था। कहीं से भी कोई गलत नहीं हुआ है। उनका कहना है कि झूठा मुकदमा है और बदनाम करने की साजिश है, जिसके लिए वो मानहानि का मुकदमा दर्ज करेंगे। तिवारी के बाद जो केस किया गया है उसकी जानकारी हमको डायरेक्ट तो नहीं मिली है, इनडायरेक्ट रूप से मिली थी।
तो उसमें मामला ये था, जो जिन लोगों की जमाबंदी जो है सो कैंसिल की गई है वो एक व्यक्ति हैं, और मेरे अलावे जिन लोगों पर किया गया है उन लोगों ने जमाबंदी रद्दीकरण विवाद के तहत 26/21/22 के तहत यहाँ केस किया। केस में जो है सो एडमिशन में बजाते CO से रिपोर्ट मांगा गया। रिपोर्ट आ जाने के बाद उसको एडमिट किया गया। एडमिट करने के बाद सभी पक्ष को सूचना निर्गत की गई। सूचना निर्गत के उपरांत एक ही पक्ष उपस्थित हुए, दूसरे का तामिला प्रतिवेदन CO के द्वारा दिया गया और वो उपस्थित नहीं हुए। मामला ये है जो हमारे अलावे जो लोग पार्टी है इसमें, उन लोगों ने एक ज़मीन 2009 में खरीदी, खतियानी रही है इससे। उसके बाद खरीदने के बाद दाखिल खारिज कराए, रसीद कटाए। रसीद कटाने के बाद जो है सो उन लोगों को कुछ दिन के बाद 3-4 महीने के बाद पता चला क्या, जो ये ज़मीन इनको जो बेचा गया इससे पहले ही, लगभग 10-15 साल पहले ही जो है सो किसी दूसरे के हाथ से बेच दिया गया। वो जो दूसरे हाथ से बेचा गया वो हीरा करके है, हीरा कुमार करके ऐसे करके नाम, हीरा प्रसाद। तो वो जो है सो जब ये बात आई तो हीरा प्रसाद से संपर्क किए। हीरा प्रसाद ने क्या किया, तो अमरेंद्र तिवारी को वो पावर ऑफ अटर्नी एग्जीक्यूट कर दिया। पावर ऑफ अटर्नी जो एग्जीक्यूट किया उसकी कॉपी का सत्यापन हम लोगों ने कराया रजिस्ट्री ऑफिस से, तो सत्य पाया गया। अमरेंद्र तिवारी को जब एग्जीक्यूट किया गया, इन लोगों को जानकारी मिली, तो अमरेंद्र तिवारी से भी इन लोगों ने केवाला ले लिया। अमरेंद्र तिवारी का राइट खत्म हो जाता है। अब जो है वो भी केवाला का सत्यापन, ये पूरा कॉपी ही जिला निबंधन कार्यालय का है, ये बजाते सत्यापन प्रतिवेदन है जो अमरेंद्र तिवारी को पावर ऑफ अटर्नी दिया गया। और फिर अमरेंद्र तिवारी ने सारे लोगों के साथ जो है सो रजिस्ट्री कर दिया। अब इनका कोई पावर नहीं बचता है, उसमें कोई राइट, कोई टाइटल नहीं बचता है। इसके बावजूद अनर्गल जो है, और इनको मौका भी दिया गया था, सबको मौका दिया गया था, ये जो है सो केस जमाबंदी जो रद्द हुई है, इनकी जमाबंदी रद्द नहीं हुई। जमाबंदी इनको जो पावर ऑफ अटर्नी दिया गया उनकी जमाबंदी रद्द हुई। यदि किसी को तकलीफ होगी तो जिसका रद्द हुआ है उसको तकलीफ होगी। इससे पहले भी ये इसी ज़मीन को लेके, इसी विवाद को लेके DIG साहब के यहाँ भी आवेदन दे चुके हैं, और वहाँ से भी इनका परिवार जो है सो खारिज हो गया। तो एक नाम कमाने के लिए और लोगों को बदनाम करने के लिए ये जो है सो साजिश रची, यही मूल इसका सार है। और बजाते डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, इसलिए इस डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के बाद कोई ये नहीं बचता है, ये समाप्त हो जाता है। तो हम चाहेंगे तो इन लोगों के विरुद्ध में मानहानि का भी दावा करें। भागलपुर में युवा समाज सेवी विजय यादव के द्वारा लगातार गरीब, असहाय, लाचार भागलपुर वासियों के लिए कार्य किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन जोगसर थाना के समीप किया गया। चिकित्सा शिविर का उद्घाटन युवा समाज सेवी विजय यादव, प्रशांत विक्रम, वार्ड पार्षद संजय सिन्हा, डॉक्टर आलोक कुमार, डॉक्टर श्रेया, डॉक्टर अर्चना भारती ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर किया। निःशुल्क चिकित्सा शिविर कार्यक्रम में हृदय रोग, स्त्री रोग, शिशु रोग, दंत रोग, जनरल फिजिशियन इत्यादि रोगों का इलाज एवं जांच की व्यवस्था की गई थी। साथ ही निःशुल्क दवाइयों की व्यवस्था थी। इस शिविर में सैकड़ों की संख्या में लाभार्थियों ने इसका लाभ लिया। देखिए, आज निःशुल्क चिकित्सा शिविर जो विजय जी के द्वारा लगाया गया वार्ड नंबर 21 में, करीबन मेरे वार्ड का 400 गरीब परिवार के लोग इलाज कराए हैं, और सारे जितने भी लोग इलाज कराए हैं सब प्रफुल्लित होकर गए हैं, और सब ने विजय यादव जी को आशीर्वाद देके गया और यही कहा कि इस तरह का कैंप बराबर हर एक वार्ड में लगे, जिससे कि गरीबों की सेवा हो सके। कार्यक्रम जो निःशुल्क चिकित्सा शिविर का कार्यक्रम है, और ये लगातार ये जनवरी महीना से कई महीनों से चलता आ रहा है। ये कार्यक्रम निःशुल्क चिकित्सा शिविर वैसे लोगों के लिए है जो लोग पैसे के अभाव में बढ़िया डॉक्टर को, अच्छे डॉक्टर को दिखा नहीं पाते हैं, उसके लिए है। और जो लोग दिखा भी लेते हैं कि पैसे के अभाव में मेडिसिन नहीं ले सकते हैं, इस शिविर में डॉक्टर जो देखते हैं, प्रत्येक डॉक्टर स्पेशलिस्ट हैं, हर विभाग के हैं डॉक्टर यहाँ बैठते हैं। और साथ साथ जो है यहाँ पे पैथोलैब का जांच भी कुछ निःशुल्क दिया जाता है। साथ साथ मेडिसिन, जो डॉक्टर दवाई मेडिसिन लिखते हैं वो भी निःशुल्क ये शिविर में उपलब्ध है। लायंस क्लब ऑफ भागलपुर फेमिना के द्वारा 2 दिवसीय बहुउद्देशीय मानसून मेले का आयोजन किया जा रहा है।
भागलपुर के टिबरेवाल ईसी भवन में 4 जुलाई और 5 जुलाई को आयोजित होने वाले मानसून फेस्ट की जानकारी देते हुए क्लब की प्रेसिडेंट लायन रश्मि अग्रवाल ने बताया कि मेले के दौरान भागलपुर शहर के विभिन्न समाज की महिला उद्यमियों द्वारा बनाए गए उत्पादों का प्रदर्शन होगा। साथ ही अपने उत्पादों की बिक्री भी करेगी। मानसून फेस्ट में लड्डू गोपाल ड्रेस, लक्ष्मी कॉस्मेटिक, बेडशीट, फैंसी राखी, गिफ्ट, बेकरी का सामान, फुटवेयर, सूट, दुपट्टा, चटपटी, चाट, मिठाई, मसालेदार मुड़ी, गोलगप्पे, आइसक्रीम का स्टोर लगेगा। यह कार्यक्रम थीम बेस्ड है, जिसमें 4 जुलाई को ब्लू ड्रेस एवं 5 जुलाई को ग्रीन ड्रेस की थीम पर कार्यक्रम किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान क्लब की सचिव लायन पल्लवी सिंघानिया, ट्रेजरर लायन रेणु बेजवानी, कन्वेनर के रूप में सारिका खेत्रीवाल, सारिका जैन, शीला जायसवाल, बबीता गुप्ता, मीना चौधरी के अलावा संस्थान की सभी सदस्य मौजूद थीं। जगदीशपुर लोकनाथ उच्च विद्यालय के प्रधान लिपिक उत्तम कुमार शर्मा के सेवानिवृत्ति के अवसर पर विद्यालय परिषद में विदाई सह सम्मान समारोह का आयोजन कर उन्हें भावभीनी विदाई दी गई। विदाई के अवसर पर वक्तव्य देते हुए प्रधानाध्यापक सहित कई शिक्षक शिक्षिकाएं भावुक हो गए। सभी ने उनके कुशल व्यवहार एवं कर्तव्य निष्ठा की पूरी प्रशंसा की। बता दें वे पिछले 27 वर्षों से इस विद्यालय में कार्यरत थे। मौके पर भागलपुर के प्रसिद्ध शिक्षाविद राजीव कुमार मिश्रा, पूर्व प्रधानाचार्य रामानुज राय, जयप्रकाश पोद्दार, प्रधानाध्यापक संजीव कुमार भारती, शिक्षक अश्वनी कुमार, देवाशीष पांडे, मोहम्मद फैयाज करीम, मोहम्मद अली गोहर, ओम प्रकाश तिवारी, नरेश चौधरी, संजीव कुमार भारती, संजीव कुमार, शिक्षिका बबीता कुमारी, मौसम कुमारी, अर्चना सिंह, लता कुमारी, पूजा रानी, नवनीता कुमारी, श्वेता कुमारी सहित विद्यालय के सभी शिक्षक एवं कर्मी मौजूद रहे। साथ ही उनके बुजुर्ग पिता हेमंत कुमार शर्मा, पत्नी चंदना शर्मा, पुत्री डॉक्टर अमृता प्रीतम, डॉक्टर सुजाता शर्मा, वंदना शर्मा, साधना चटर्जी, सरस्वती देवी, रिंकू शर्मा, जितेंद्र शर्मा सहित उनके सगे संबंधी भी मौजूद थे।